नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद शीर्षक से संबंधित प्रैक्टिस सेट की व्याख्या। यह सभी प्रमाणिक प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। यहाँ पर एक या दो परीक्षाओं का नाम दिया हुआ है, जैसे DSSB है, नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है विभिन्न राज्यों के, किंतु यही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसी एक प्रश्न के साथ आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या भी हम पढ़ेंगे, ताकि आगामी परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न बने हम उसका उत्तर देने में समर्थ हो पाए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूर्व के वीडियो भारतेंदु काल से लेकर सभी आपको आधुनिक काल की प्रैक्टिस सेट में नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएंगे। आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल के प्रैक्टिस सेट की मैं लिंक दे दूंगी, हिंदी बुकशाला चैनल पर वो उपलब्ध है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप जानेंगे कि इस पुस्तक को भी अगर आप ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार सुन लेते हैं मेरे साथ प्लेलिस्ट से, तो आपको एक तरीके से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है। यानी कि आप प्रश्न में पढ़ रही हूँ, उसका ऑप्शन पढ़ने से पहले अगर आपके माइंड में उत्तर आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर ऑप्शन के बाद भी अगर समझ में आ रहा है तो तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन चारों ऑप्शंस के विषय में आपको सोचना पड़ रहा है तो इसका मतलब अभी हमारी तैयारी में कमी है, हमें और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आप सब लोग स्वतः अपना मूल्यांकन कीजिएगा, जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रारंभ करते हैं आज की कविता को। बादल राग कविता के कवि कौन हैं? हम सभी जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की फेमस कविता है, हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है, MA के पाठ्यक्रम में भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। अब ये हमने जान लिया कि बादल राग कविता के कवि हैं निराला। अब यह कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? तो निराला जी का 1930 में एक काव्य संग्रह आया था परिमल नाम से, उसमें यह संकलित है। निराला की सबसे लंबी कविता क्या है? सरोज स्मृति। और सरोज स्मृति को क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, सांध्य काकली 1969। निम्न में से कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना है? तो मौर्य विजय सियाराम शरण की रचना है। रसिक रहस्य किसकी है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। विष्णुप्रिया सभी जानते हैं, विष्णुप्रिया और स्वदेश संगीत, ये हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियां हैं। सियाराम शरण मैथिली शरण गुप्त के क्या थे? छोटे भाई थे। तो सियाराम शरण ने कौन सी लिखी है? मौर्य कविता, मौर्य विजय। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पुस्तक मैं आपको हिंदी बुकशाला पे करवा रही हूँ, तो यदि आपके सिलेबस में है तो भी, और नहीं है तो परीक्षा के बाद या आप उसे हिंदी बुकशाला से ज़रूर करें, क्योंकि उसकी पंक्तियाँ भी परीक्षा में पूछी जाती है कि ये पंक्तियाँ कौन सी पुस्तक से उद्धृत है। तो कृपया करके दोनों चैनल प्रतिदिन तैयार करते रहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए रचना आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी अगर आप उच्चतर कक्षाओं के एग्जाम देने जा रहे हैं तो, और प्रैक्टिस बुक नियमित करनी पड़ेगी। आंसू में किस रस की प्रधानता है? करुण रस की। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद की कृति है। 133 छंदों में रचित विरह प्रधान स्मृति काव्य है। आंसू में करुण रस की प्रधानता है, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद रचित झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये सियाराम शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। और कौन सी कविता से है? सियाराम शरण की नहीं, मैंने आपको गलत बोल के, माखनलाल चतुर्वेदी की है, क्योंकि इनकी जो कविता है पुष्प की अभिलाषा से यह है। आज थोड़ा सा ध्यान कम है, ध्यान उतना केंद्रित हो नहीं पा रहा, इसीलिए उच्चारण में भी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो अब आगे से ध्यान देंगे। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं,
पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा से हैं। कभी कभी पुस्तक देखने में थोड़ी सी परेशानी आती है क्योंकि इसका आकार प्रकार पुस्तक का बहुत ही बड़ा है। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य कृतियां देख लेते हैं। हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, माता तथा समर्पण। हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिणी दोनों पुरस्कृत हैं, आपको याद करनी है। सियाराम शरण गुप्त की हैं आद्रा, पाथे, मृणमयी, बापू आदि। अब इनकी जो बापू कविता है वह बहुत ही फेमस हुई है। मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग 1909, जिसमें राजपूती उसका वर्णन है। जयदत्त वध 1910, किसान 1917, साकेत 31 और भारत भारती 1912। तो भारत भारती 1912 बुकशाला पर पढ़ रहे हैं हम। साकेत का नवम सर्ग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935, उर्वशी 61 और कुरुक्षेत्र 46। हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो हिमतरंगिणी अभी हमने पढ़ा, हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी का 1950 में आया था, प्रकाशित हुआ था, संग्रह है। राष्ट्रीय धारा के माखनलाल चतुर्वेदी कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है, ये आगे देखेंगे। मुक्त करो नारी को, चिरवंदनी नारी को, युग युग की वरवर कारा से, जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये तो कोई सुकुमार हृदय ही लिख सकता है, और इसको लिखा है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने। नारी स्वतंत्रता के पक्ष में पंत जी ने कहा था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय तभी संभव है जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। पल्लव इनकी काव्य संग्रह है, 28 में आया। गुंजन 32 में आया। युगांत 36 में आया। युगवाणी 39 में आया। ग्राम्य आया 40 में। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। यानी 1969 में इन्होंने प्रथम भाग लिखा और अंतिम भाग इन्होंने 85 में लिखा, और अलग अलग शीर्षक से सभी को इन्होंने प्रकाशित करवाया। सभी के जो कहानी के अपनी पूरी जीवन गाथा को इन्होंने 4 भागों में निर्माण करके उसका अलग अलग नाम दिया। क्या नीड़ बसेरे 10 ट्रिक है इसकी, क्या नीड़ बसेरे 10, क्योंकि ये क्रमानुसार लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। आत्मकथा को क्रमानुसार लगाइए, तो क्या नीड़ बसेरे 10, क्या ट्रिक है? क्या नीड़ बसेरे 10। वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब संस्कृत की बात आती है तो आपको निराला को ध्यान रखना चाहिए। राम की शक्ति पूजा आपने इनकी पढ़ी है, कुकुरमुत्ता, सब कुछ चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे। निराला हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। महत्वपूर्ण कविताएं सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सच है, जूही की कली तथा बादल राग। अन्य कविताएं भी इनकी शीघ्र ही पढ़ेंगे। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी। सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? वीणा। वीणा को ये क्या कहते हैं कि बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचना सत्यकाम 1975 को एक तापस की भावनाओं को वाणी देने वाला काव्य कहा है। कौन से काव्य को? सत्यकाम को। एक और है, अब ये सत्यकाम मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन कल्याण जो पत्रिका आती है उसमें मैंने पढ़ा था, जवाली पुत्र सतकाम, है ना। तो उसमें सतकाम जो है तपस्वी था और जवाली उसकी माता का नाम था। शायद ये वाली हो सकती है, अब क्योंकि ये मैंने पढ़ी नहीं है तो पूर्णतः मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? इड़ा। आप सभी लोग कामायनी के 15 सर्गों को याद रखें। कामायनी पुस्तक मैं इस चैनल पे जो प्रमुख सर्ग हैं वो प्रस्तुत कर चुकी हूँ। फिर भी यदि कुछ रह गया है तो मैं आपका सिलेबस चेक करूंगी, उसे भी करवा दूंगी। इड़ा शायद रह गया है। चिंता, आशा, श्रद्धा ये हम कर चुके हैं। लज्जा भी शायद कर चुके हैं। इड़ा आपका रह रहा है, इसे भी करेंगे। और इसके अलावा कामायनी के जो नोट्स हैं वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत मैं शीघ्र ही करूंगी, तो आप चैनल पे नियमित रहिएगा। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, कृत्तिवास रामायण से। मैं सब करवा चुकी हूँ, आपको कोई भी कविता पढ़ाने से पूर्व उससे संबंधित प्रश्न मैं आपको करवा देती हूँ। 1936 में लिखी गई थी
और अनामिका के द्वितीय संस्करण में यह प्रकाशित हुई थी 1938 में। गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और रामचरितमानस के तो गोस्वामी जी हैं ही। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से कौन सा विकल्प पूर्णतया सही है? आत्मभिव्यंजना, दुख और वेदना की विवृति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, ये तो बिल्कुल ही गलत है। नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद, लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। पढ़ के ही मालूम चल रहा है कि ये गलत है। तो ये है आत्माभिव्यंजना, दुख और वेदना की विवृति और छायावाद काव्य की विशेषता है, पूर्णतः सही है। अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ है अमानवतावाद, जबकि राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति और मानवतावाद इसकी विशेषता है। नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा समन्वयवाद, तो असमन्वय दिया हुआ है इसलिए गलत है। रहस्यात्मकता है, प्रकृति का वर्णन है और कल्पना की प्रधानता है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। उपर्युक्त पंक्तियां भगवती चरण वर्मा द्वारा कविता हम दीवानों की क्या हस्ती से ली गई हैं। भगवती चरण वर्मा, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा की अन्य देख लीजिए। स्मृति कव, तुम अपनी हो, जय अपना है, वसंतोत्सव, मानव, भैंसा गाड़ी आदि। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाएं भारत भारती, पंचवटी, साकेत और यशोधरा। सत्यनारायण कविरत्न की काव्य रचना भ्रमरदूत, प्रेम कली और हृदय तरंग। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं मिलन, पथिक, मानसी या स्वप्न। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इनके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कविता है ध्वनि, जो बहुत ज़्यादा तो फेमस नहीं है, हो सकता है हरियाणा के सिलेबस में हो। तो ध्वनि से ली गई है। इस कविता में निराला जी ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है और काफी जोश वाली बात है कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। अच्छी कविता है, इसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे क्योंकि ध्वनि वाला इनका ज़्यादा फेमस है नहीं, तो वो नहीं पढ़ी है। निराला की अन्य कविताएं हमने पढ़ी हैं। कुकुरमुत्ता कविता किसने लिखी? 1942 निराला ने लिखी। पढ़ा चुकी हूँ, पूरे इसके प्रश्न भी आपको करवाती ही देती हूँ कविता के साथ साथ। आज थोड़ा सा वाणी जो है। चलिए, निम्न विकल्पों में कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती दिनकर की है, ठीक है। रश्मि रथी है इनकी, रश्मि रेखा नहीं है। मुकुल यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और तो आगे बढ़ते हैं। प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आंसू, 1925। इसमें प्रसाद जी ने जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। बेटा रॉड से दूर रहना ध्रुव, ठीक है। अभी पापा आ रहे हैं नीचे, एक सेकंड। ये क्या है? पेज ही इसका निकल गया है, आगे देखते हैं। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? लहर में आंसू को एक इसकी जो है व्याख्या मैं पढ़कर सुना देती हूँ आपको। प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रसाद जी ने जीवन की स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, जबकि चित्राधार इनका ब्रज भाषा में पहला काव्य संग्रह है। लहर 1933 में आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण हुई है। लहर में आंसू की अपूर्ण वेदना पूर्ण हुई है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। इसमें संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहते हैं।
कामायनी अंतिम रचना है, 15 सर्ग हैं। अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, चित्राधार, कानन कुसुम और महाराणा का महत्व। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो उर्वशी महाकाव्य है। उर्वशी महाकाव्य है। उर्वशी 1961 में लिखा हुआ महाकाव्य है। इसमें कुल 5 अंक हैं। इसे दिनकर ने स्वयं कामाध्यात्म की कृति कहा है। इसका नायक है पुरूरवा, नायिका है उर्वशी। यह कथा नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा का संदर्भ देकर प्रस्तुत किया गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। देखिए, आज क्या है कि थोड़ा सा मन जो है विचलित है मेरा। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन बार बार दिमाग में कई और चीज़ें आ जाती है, तो ध्यान ही हट रहा है। मुझे लगता है कि आज का वीडियो मुझे थोड़ा सा यहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि वीडियो बन नहीं पा रहा। मैं आपको उतने अच्छे से करवा नहीं पा रही। मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मन है स्थिति सही होती है तो शाम तक आपके लिए दूसरा वीडियो मैं ज़रूर डाल दूँगी। आज के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलती हूँ आपसे कल, और इसी प्रकार अपना प्रेम, विश्वास और सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।